this is the very last chapter of accounts, that is adjustment in preparation of financial statement. इस चैप्टर में आने से पहले हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने बनाए थे. दैट इज क्या क्या आता था? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये हमने वहां पे बनाया था. ठीक है. अब जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए तो छोटे मोटे हमने आइटम्स देखे थे जो कि ट्रायल बैलेंस के बाहर दिए रहते थे. ठीक है. जैसे क्लोजिंग स्टॉक जनरली वहां पे बाहर दिया हुआ था, तो उसको हम लोग दो जगह लिखते हैं. करेक्ट. क्लोजिंग स्टॉक को एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में. ठीक. अब जब हमने उस चैप्टर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए तो देखा वहां पे कुछ एडजस्टमेंट नहीं, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट दी हुई थी. बट होता क्या है, ड्यूरिंग द ईयर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको हम लोग फॉलो करते हैं अक्रूअल कॉन्सेप्ट से. ठीक है. सारी फसाद का जड़ जो है ना वो यही है. मतलब हम लोग कोई भी चीज कैश बेसिस पे नहीं करते हैं. करेक्ट. ये नहीं कहेंगे कि जब तक मनी इन्वॉल्व है तभी हम ट्रांजैक्शन लिखेंगे, जब तक कैश दिया है एक्चुअल में तुम्हें तभी देंगे, तभी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे. ऐसा कभी भी नहीं होता. हमेशा अकाउंट्स में अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो होता है. वो और एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पे कैश बेसिस फॉलो होता है, बट 99% एक्रूअल कॉन्सेप्ट ही फॉलो होता है. एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है एक्सपेंसेस इनकर हुए हैं या नहीं हुए हैं तब भी हम उन्हें अकाउंट फॉर करेंगे. रेवेन्यू अर्नड हुआ है या नहीं अर्न हुआ है, डीम टू बी अर्नड है, तब भी हम उसे अकाउंट फॉर करेंगे. अब इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल अपने स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है. स्कूल में बहुत सारे बच्चे हैं और हर क्वार्टर या हर मंथ, लेट सपोज क्वार्टरली, फीस देनी होती, फीस पे करनी होती, स्कूल फीस. कुछ बच्चे होते हैं, कुछ पेरेंट्स जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है या बहुत कन्वीनियंस जो चाहते हैं, दोनों केस में से वो चारों क्वार्टर की साथ में फीस जमा कर सकते हैं. वो उनकी चॉइस. ठीक है. और कुछ ऐसे होते हैं जो कि जिस क्वार्टर की ड्यू है उस क्वार्टर की ही देंगे. करेक्ट. तो फीस स्कूल के लिए क्या है? इनकम है. हमारे लिए तो खर्चा है, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी इनकम है. लेकिन अगर हम Q1 की अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्वार्टर 1 की, और किसी पेरेंट्स ने हमें इन 3 क्वार्टर का एडवांस में पैसा दे दिया तो हमें वो भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है. अब ये छोटा एग्जांपल. अब अपने अकाउंटिंग में आ जाते हैं. ये रियल लाइफ एग्जांपल हो गया. अकाउंटिंग में आ जाते हैं. अकाउंटिंग में क्या होता है, बहुत सारे टाइम ऐसा होता है कि कोई भी खर्चा या कोई भी इनकम भले ही ड्यू इस साल हो या अगले साल हो, हमें रिसीव पहले हो जाती है. ठीक है. या फिर हम पे नेक्स्ट ईयर करते हैं और ड्यू इस ईयर करंट ईयर हो जाती है. ठीक. अब कोई एग्जांपल लो जिसमें 31 मार्च 2021 को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है. ठीक है. इसका काम है, इन्होंने रेंट ना, अपनी एक बिल्डिंग है उसको रेंट पे उठाई हुई है, तो इन्हें रेंट रिसीव्ड होता है. एक XYZ फर्म है, उसको रेंट रिसीव होता है, XYZ इंडस्ट्रीज. ठीक है. तो रेंट रिसीव एक तरीके से इनकम है. पर मंथ का रेंट या फिर रेंटल इनकम कह दूं, लेट सपोज 10K है. ठीक है. जिसको इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है वो कह रहा है मुझे सरदर्दी नहीं चाहिए, मुझसे आप अगले साल के 3 महीने का भी एक्स्ट्रा रेंट ले लो.
ठीक है, उसने कहा मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं, 1,20,000 इस साल का हुआ, उसने दे दिए 1,50,000। 10,000 इंटू 12, 1,20,000, 12 मंथ पूरे साल का, 2021 तक का। और इसने 2022 के भी मार्च 31 मार्च 2022 के बाद इसने अप्रैल मई जून, इसने 3 महीने का एक्स्ट्रा रेंट दे दिया। ठीक है, अब जो इसने एक्स्ट्रा रेंट दे दिया तो इस इंडस्ट्री की क्या हो गई, ये एक्स्ट्रा इनकम हो गई। अब अक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो हमें रिसीव हुआ है वही रिकॉर्ड करना है, भले वो ड्यू अगले साल हो रहा है, बट वॉट एवर वी हैव रिसीव्ड वी हैव टू रिकॉर्ड दैट थिंग। बट कहीं ना कहीं हमें उसको बाइफरकेट करना होगा, करंट में, करंट पीरियड में, और जो नेक्स्ट पीरियड का है उसमें। ठीक है, तो अब अगर इसको बाइफरकेट करेंगे तो करंट पीरियड में हमारा 1,20,000 और एक्स्ट्रा जो मिल गया वो था 30,000। जब भी XYZ को हमें एडवांस में इनकम हो गई तो हम उसे रिकॉर्ड तो कर ही रहे हैं, बट वो हमारे लिए एक तरीके से लायबिलिटी है कि कल को अगर वो लेट सपोज वो रेंट पे छोड़ के चला गया और तो वो आपसे पूरा पैसा मांगेगा जो उसने एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो ये आपके करंट लायबिलिटी, ये लायबिलिटी भी इसको एज अ शो करेंगे। ठीक है, मतलब इसका 2 जगह इंपैक्ट होगा हर एडजस्टमेंट का। इस पूरे चैप्टर में जितने भी एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, ये बात याद रखना, मेक श्योर कर लेना कि हर एडजस्टमेंट का, और एडजस्टमेंट हमेशा ट्रायल बैलेंस से बाहर दिए होते हैं, और हर एडजस्टमेंट का डुअल इम्पैक्ट होता है। एवरी एडजस्टमेंट हैज अ डुअल इम्पैक्ट। अब ये मैं ट्रांजैक्शन के साथ बताऊंगी, अभी मेरा बताने का पर्पस सिर्फ अक्रूवल कॉन्सेप्ट है। अगर कैश बेसिस पे करते तो हम इस 30,000 को इग्नोर कर सकते थे, इसको एज अ लायबिलिटी नहीं शो करते, बट सिंस वी हैव टू फॉलो अक्रूवल कॉन्सेप्ट, इट सेज कि आपकी इनकम रिसीव हो या ड्यू टू बी रिसीव्ड हो, इन और एक्सपेंसेस पेड हो या आउटस्टैंडिंग हो, मतलब इट हैज टू बी पेड इन फ्यूचर। सो इन सब चीजों को, आउटस्टैंडिंग को भी, रिसीव्ड इन एडवांस को भी, हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको कवर करना होता है, इसको अकाउंट फॉर करना होता है। करेक्ट? तो ये कहता है अक्रूवल कॉन्सेप्ट, और ये पूरे चैप्टर की फसाद ही है अक्रूवल कॉन्सेप्ट। मतलब अगर अक्रूवल कॉन्सेप्ट नहीं होता तो एडजस्टमेंट एंट्रीज नहीं होती। इन्हीं जो टाइप के ट्रांजैक्शन होती है ना, आउटस्टैंडिंग, एडवांस, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, ये सब जो ट्रांजैक्शन होती हैं, इन्हीं को एडजस्ट करने के लिए अपनी बुक ऑफ अकाउंट में जो हम एंट्रीज पास करते हैं उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, ये तो होते हैं एडजस्टमेंट जिनका हमेशा डुअल इम्पैक्ट होता है। ठीक है, अब कहाँ पे क्या होता है, ये जैसे जैसे मैं बताऊंगी ट्रांजैक्शन वैसे वैसे शो करते जाऊंगी। ठीक है, लेकिन याद रखने वाली क्या बात है, डुअल इम्पैक्ट, एंड दूसरी बात है कि ये हमें अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ठीक है, तो अब अपने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में आते हैं, दैट इज outstanding expenses outstanding
एक्सपेंसेस, या फिर इसको कहते हैं एक्सपेंस जो कि ड्यू हो गए बट नॉट येट पेड. वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, दिस सेशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल दोज जिनको ये इंटरव्यू की तैयारी भी करनी होती है ना. तो इस पर्टिकुलर चीज को देख लोगे तो ये सेशन को देख लो तो पूरा क्लियर हो जाएगा. और ये मतलब मोस्टली सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है. आउटस्टैंडिंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये 3-4 चीज जो अभी मैं बताऊंगी, ये सबसे ज्यादा याद रखना है कि हमेशा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वाइवा या कभी मान के चलो जनरल नॉलेज भी, सबसे ज्यादा जो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आज जो मैं 4 ट्रांजैक्शन बताऊंगी ये आपको आती है या नहीं. ठीक है, तो हमेशा वर्ड को पकड़ के हम लोग चलते हैं. अपने थ्रू आउट भी मैंने जितने भी सेशन लिए मैंने यही बोला कि हमेशा वर्ड को पढ़ना कि वर्ड क्या कह रहा है. वर्ड कह रहा है आउटस्टैंडिंग. ठीक है, जब कोई भी बिल, बिजली का बिल, घर का बिल, घर का बिल कह रही हूँ, फोन का बिल, कोई भी बिल जब ड्यू होता है तो पेटीएम वाले वो मैसेज नहीं करते रहते योर बिल इज आउटस्टैंडिंग, है ना. तो वो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि वो ड्यू तो है बट नॉट येट पेड. तो हमेशा याद रखना कि ऐसे एक्सपेंस जो हमें पे करने हैं और हमने पे नहीं किए उसको हम लोग कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. पहले तो मीनिंग क्लियर हो गई. ठीक है, अब इसको बोलते हैं, इसका मतलब क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट हमें पता होना चाहिए कि क्या होता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है, तो जब आउटस्टैंडिंग की बात हुई तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. बुक के ही एग्जांपल को रेफर करते हैं. लिखा हुआ है सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर ₹1,10,000. ठीक है, and salaries outstanding at the end ₹10,000 given as additional information. ये कह रहा है कि एक ट्रायल बैलेंस बना हुआ है, डेबिट क्रेडिट. इसमें सैलरी लिखी है 1,10,000 और ये कह रहा है यहाँ पे नोट्स जो लिखे रहते हैं ना, इसमें लिखा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरी is 10,000. ठीक, इतनी बात वहां पे लिखी हुई है. अब ये कह रहा है कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री पास करो. ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सैलरी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है. ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस. ठीक है, तो सैलरी शो कहां पे होएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे. यहां पे होएगी टू सैलरी. ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट का, तो जिन चीजों में एडजस्टमेंट होती है ना, तो ट्रायल बैलेंस में उस चीजों पे एक स्टार मार्क बना लेना. ठीक है, क्यों, क्योंकि उससे रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट एंट्री है तो ट्रायल बैलेंस का अमाउंट डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे, उसमें कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके लिखेंगे. करेक्ट. तो हमें क्या देखना है, इम्पैक्ट. पहले तो आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ में आ गया. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल ऐसे दिया है कि सैलरी 1,10,000 जो एक्चुअल पेड है बट आउटस्टैंडिंग कितनी है, 10,000. आउटस्टैंडिंग मतलब अभी देना बाकी है, हमें देना बाकी, हमने दी नहीं है उसे वो सैलरी. ठीक है, तो हमेशा सैलरी की जो एंट्री होती है वो यही होती है कि जब हम लोग P&L में इसको दिखाते हैं तो 1,10,000 प्लस हमेशा आउटस्टैंडिंग ऐड होता है. ठीक है, ऐड हमेशा आउटस्टैंडिंग होता है यहां पे. और फिर आउटस्टैंडिंग को जब ऐड करते हैं तो 1,20,000 हो गया. ये अमाउंट हम लोग दिखाएंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो ये तो इसका एक इंपैक्ट हुआ, नंबर 1. ठीक, और एंट्री इसी से क्या बनी,
इससे जो एंट्री बनी वो बनी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, अब इसका हम लेजर बना के देख लेते हैं। अभी तो देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पे एक इंपैक्ट दिखाया, मैं दूसरा इंपैक्ट भी दिखाऊंगी। उसके पहले हम इसका लेजर बना लेते हैं। किसका? सैलरी का। डेबिट क्रेडिट कितनी पे करी? 1,10,000। और सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 10 की। ठीक है, और जितना भी बचा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, दैट इज 1,20,000। ठीक है, ये हो गया इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन लेजर। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी हमको फाइनल अकाउंट में इसको दो जगह दिखाना होता है, लेजर की बात नहीं कर रही, उसमें लेजर इंक्लूडेड नहीं होते। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे शो कर दिया। अब इसको हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में ये असेट वाला साइड, ये लायबिलिटी वाला साइड है ना। हमेशा LA याद रखना, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो। वैसे बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाती है तो कंफ्यूजन का नाम ही नहीं रहता। स्टिल आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी, मतलब उसको वो पे करना बाकी है, तो एक तरीके से ये क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, ये असेट नहीं है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब भी हम अकाउंट बनाएंगे तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। ठीक है, तो आप उस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने सैलरी देनी थी बट नहीं दी है, तो एक तरीके का ये लायबिलिटी है, उधार है जो उन्हें पे ऑफ करना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी यहां पे दिखाएंगे लायबिलिटी में, दैट इज 10 की। ये इसका सेकेंड ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अच्छा, ये सेकेंड ट्रीटमेंट कैसे? अगर आप देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट बनाऊंगी मैं, लेजर, सॉरी अकाउंट नहीं, लेजर बनाऊंगी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी है, तो यहाँ पे बाय सैलरी लिखेंगे ना 10 की, और यहाँ पे कैसे बैलेंस करेंगे? बैलेंस सीधी, तो ऑब्वियसली बात है ये बैलेंस कहीं ना कहीं जाएगा, तो ये बैलेंस जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में एक ट्रीटमेंट हुआ कि ये ऐड हुआ उस पर्टिकुलर खर्चे से जो आउटस्टैंडिंग था, और ये एज अ लायबिलिटी शो हुआ। एंड नाउ सैलरी तो एक एग्जांपल में मैंने दिया है, आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट पे करना बाकी रह गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग कमीशन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, इंटरेस्ट। तो आउटस्टैंडिंग कोई भी चीज जो देनी बाकी है, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो रेंट हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे वो कमीशन हो, कुछ भी चीज जो देना बाकी है, अगर वो चीज पर्टिकुलरली तुम्हारे एडजस्टमेंट में आई है, तो उसको उस एडजस्टमेंट से पहले उसको ऐड करेंगे, फिर उसको बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाएंगे, क्योंकि अभी हमें पे करना बाकी है। ठीक है, जो हमने करंट फाइनेंशियल ईयर में नहीं पे किया। तो डुअल इम्पैक्ट, ये और ये कैसे आता है उसकी ये है सार। ये आता है बिकॉज ऑफ दी P&L वाला पार्ट, एंड ये जो कहते हैं ना यहां पे आता है ये ऐसे। ठीक, तो अब ये पिक्चर को अपने माइंड में हमेशा ड्रॉ करके रखना। ठीक, कि इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट होता है और ये कहानी चलती है। हमेशा जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीज दी है वो एक ही बार जाएगी फाइनल अकाउंट में। ठीक है, अब ये मत सोचना कि नहीं ये तो सैलरी के लेजर में भी गई थी और यहाँ पे भी गई थी, नहीं, हम लेजर को नहीं काउंट करते हैं,
हम फाइनल अकाउंट की बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट में ये डुअल इम्पैक्ट डालेगा ऑल द एडजस्टमेंट एंट्रीज। ठीक है, एंट्री ये थी सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमेशा जब भी कहीं पे भी जाओ एग्जाम में, केवल अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिख के आता है तब भी एक एग्जाम्पल जरूर कोट करना इसी तरीके से। ठीक है, इंटरव्यू में भी कहीं पे भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो कहना कि कैन आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, आई वांट टू एक्सप्लेन यू थ्रू एन एग्जाम्पल। ठीक है, और ये एग्जाम्पल ऐसा कोट कर देना, कोई मतलब कोई चांस ही नहीं है कि कोई तुम्हें कहीं पे रिजेक्ट कर दे, क्योंकि ये सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है एंड सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो 10 साल बाद इस चीजों को पढ़ते हैं ना, 12th के बाद, 11 12th के बाद जब चीजें पढ़ते हैं इसको, तो वो एकदम से ब्लैंक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि यार ये तो मुझे आता ही नहीं। भले ये उन्होंने कभी किसी जमाने में पढ़ा हुआ होता है बट वो भूल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमेशा याद करने के लिए याद रखना, एक एग्जाम्पल कोट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब ये भी क्लियर है कि ऑल दी एक्सपेंसेस होगा। अगर यहाँ सैलरी की जगह रेंट लिखा होता तो रेंट लिखते, रेंट में ऐड करते और यहाँ पे आउटस्टैंडिंग दिखाते उसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग मतलब कि जो ड्यू है बट नॉट येट पेड। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपेड एक्सपेंस, जिसको अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस भी कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस या फिर expenses paid in advance। प्रीपेड की जब बारी आए तो हमेशा अपनी सिम को याद कर लो कि वैसे तो वर्ड इटसेल्फ कहता है प्रीपेड मतलब पहले से पे कर दिया, फिर भी कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर होता है माइंड पे तो थोड़ा सा माइंड काम करना बंद कर देता है। तो हमेशा याद रखना अपनी वो सिम जो हम लोग रिचार्ज पहले कराते हैं फिर यूज कर पाते हैं। करेक्ट, प्रीपेड का मतलब यही होता है कि हमने पहले रिचार्ज करा दिया और फिर हमने सिम को यूज किया, उसमें पैसे आ गए जब। तो ठीक वैसे ही कोई भी एक्सपेंस, अभी हम एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, या तो वो आउटस्टैंडिंग होता है या तो वो प्रीपेड होता है। आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी है, बट प्रीपेड मतलब पहले से दे दिया, एडवांस में दे दिया। इट वॉज नॉट इवन ड्यू बट वी पेड इन एडवांस। जैसे मैं बता रही थी ना, कुछ लोग होते हैं पहले से ही पूरे क्वार्टर की फीस दे देते हैं, कुछ लोग होते हैं आगे का भी रेंट पहले दे देते हैं, कहते हैं नहीं भाई कोई बात नहीं हम लोग पहले रेंट दे देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को। तो कई लोग ऐसे होते हैं और कई ऐसी सिचुएशन होती है जब हम लोग लोगों को एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। एक्सपेंस किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब इसको देखो, इसकी एंट्री देखते हैं और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं एग्जाम्पल से। अब सपोज करो एग्जाम्पल दिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 इज पेड, आउट ऑफ विच 5,000 इज फॉर द नेक्स्ट ईयर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 20,000
आउट ऑफ विच, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से या इसके अलावा, ठीक है, हर एडजस्टमेंट में ये जरूर पढ़ना कि इस पर्टिकुलर अमाउंट में से दिया है एडवांस या अलग से दिया है एडवांस, ठीक है। आउट ऑफ विच 5,000 पेड इन एडवांस। 5,000 पेड इन एडवांस मतलब कि नेक्स्ट ईयर का था और पहले पे कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले जब इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा तो कितने का किया, 20K का। अब अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें चाहे पहले का हो चाहे बाद का हो चाहे जो भी हो, हमें सब कुछ अपनी अकाउंटिंग ईयर में अकाउंट फॉर करना है, ठीक है। तो 5,000 जो पे किया वो पहले से पे कर दिया था, वो नेक्स्ट ईयर का। तो अब खुद का माइंड लगाओ कि ऐसी चीज जो हमें बाद में पे करनी थी, ऐसा खर्चा जो हमें बाद में पे करना था और हमने पहले से पे कर दिया, तो एक तरीके से वो क्या है, हमारे लिए असेट है। जैसे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है, प्रीपेड असेट होता है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आर दी असेट्स ऑफ दी कंपनी, ये बात याद रखना, ठीक है। इसका काउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं। पहले देखो इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड अकाउंट डेबिट टू बैंक 20K। फिर जैसे आउटस्टैंडिंग ऐड होता था, हाँ यहाँ पे बाय हो जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। $5K एंड जो बैलेंस आया CD, वो सॉरी बैलेंस नहीं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो जाएगा वो होएगा 15K, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू इंश्योरेंस प्रीमियम, इनर कॉलम में लिखेंगे 20K, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग, लेस करते हैं प्रीपेड, ठीक है। 5K लेस किया, 15K ये यहां पे लिख दिया। ये इसका ट्रीटमेंट हो गया इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट से। अब प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट बना देते हैं। अब इसी की जर्नल एंट्री कोई पूछे तो हमेशा हम लोग इसी अकाउंट से ही, लेजर अकाउंट से ही अपनी जर्नल एंट्री को ड्राफ्ट कर लेते हैं। जर्नल एंट्री हमेशा जरूरी नहीं है कि रटो, याद करो, नेवर, ठीक है। देखो मैंने सबसे पहले बता दिया वो असेट है, तो असेट का नेचर होता है हमेशा डेबिट, लायबिलिटी का नेचर हमेशा क्रेडिट होता है। वहां पे हमने टू आउटस्टैंडिंग सैलरी करी थी, ठीक है, यहाँ पे हम डेबिट करेंगे, ठीक है। अब प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। देखो यही एंट्री बनी 5K से, तो ये तो हो गई इसकी जर्नल एंट्री, ये हो गया इसका लेजर अकाउंट, इसका ट्रीटमेंट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक जगह, ठीक है। दूसरी जगह इसका खुद का लेजर बनाएंगे प्रीपेड का, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम था तो टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट,
5K, और जो बैलेंस आ गया वो हो गया बाय बैलेंस 5K। अब इसका नेचर क्या है इस बैलेंस का? डेबिट बैलेंस। करेक्ट? ये हमने पहले ही पढ़ा था कि जिस साइड का हैवी होता है, जब बैलेंसिंग फिगर जो हम निकालते हैं उसको उसी का नाम दे देते हैं। ठीक है? This shows that this is a debit balance and debit balance is always shown as an asset. ठीक है? And credit balance, वहां पे outstanding में credit balance था, that's why it was shown as a liability. Now we will show this prepaid as an asset of the company, that is 5K. तो ये हो गया पूरा प्रीपेड एक्सपेंस का कहानी कि इंश्योरेंस प्रीमियम पेड जो था वो इतना था, इसमें से 5K एडवांस था। इसकी जर्नलाइजिंग करने से पहले मैंने तुम्हें लेजर अकाउंट बना दिया सो दैट जर्नल एंट्री रटने की जरूरत ना पड़े। जर्नल एंट्री खुद ब खुद अपने आप बोले कि हाँ मुझे बना दो इस तरीके से कि मैं डेबिट में आ जाऊं और मेरा पर्टिकुलर अकाउंट क्रेडिट में आ जाए, और फिर इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट बना लेना। जो इसका इम्पैक्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस में दिखता है, और जो इसका इम्पैक्ट होता है वो बैलेंस शीट में दिखता है। दैट्स इट। ठीक है? तो बिल्कुल क्लियर। इसी तरीके की, एंड ये गारंटीड है कि जो भी क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारा फाइनल अकाउंट का, उसमें ये 4 जो अभी मैं बताऊंगी, ये 4 एडजस्टमेंट, जिसमें कि प्रीपेड आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या आउटस्टैंडिंग इनकम, ये जरूर आता है। ठीक? क्लियर कर दूं? थर्ड हमें पढ़ना है अक्रूड इनकम या फिर आउटस्टैंडिंग इनकम। जब मैंने शुरुआत में ये चैप्टर पढ़ाया था तभी बताया था कि जब भी एक्सपेंस के लिए वर्ड यूज करते हैं, एक्सपेंस ड्यू है बट नॉट येट पेड, तो आउटस्टैंडिंग यूज करते हैं। और जब भी इनकम के लिए वही चीज, वही कॉन्सेप्ट, इनकम ड्यू है लेकिन मिली नहीं, तो हम लोग उसको कहते हैं अक्रूड इनकम। ठीक है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब उधार। ठीक है? और आउटस्टैंडिंग इनकम मतलब क्या है, ये अभी हम देखते हैं। ठीक? सबसे पहले अक्रूड इनकम वो इनकम है, those income which have been earned during the accounting period but not yet received. ठीक है? तो अक्रूड इनकम हमेशा याद रखना, अक्रूड मतलब not yet received। जब एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग थे तो क्या थे? नॉट येट पेड। जब इनकम आउटस्टैंडिंग है मतलब नॉट येट रिसीव्ड। ठीक? फिर इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये इनकम वो होती है कि इनकम अर्न तो हो गई बट नॉट येट रिसीव्ड। जैसे अगर वो रेंट पे उसने उठाया था, उसको रेंट रिसीव ही नहीं हुआ, लेट सपोज उसने दिया ही नहीं टेनेंट ने पूरे साल का पैसा, तो वो ड्यू तो है बट हमें मिल नहीं रहा है। ठीक है? बट चूंकि हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना होता है, तो हमें उसको मेंशन करना बहुत जरूरी है कि रेंट इतना मिलना था बट मिला नहीं है। ठीक है? तो उसका देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू ट्रीटमेंट क्या होता है। हाँ, interest on fixed deposit received during the accounting year is rupees 20,000. Interest on FD 20K है। ठीक है? Interest accrued
but not received during the accounting year is 5K. Income accrued but not yet received, तो accrued income लिख सकते हैं शॉर्टकट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन एफडी जो रिसीव हुई है वो 20K और अक्रूड इनकम है इसी पे 5K, ठीक, यही दिया है। अब इसका ये कह रहा है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और लेजर कैसे इंपैक्ट होगा और जर्नल एंट्री क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि लेजर बना लो, अक्रूड इनकम ऑन एफडी का, इंटरेस्ट ऑन एफडी का, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर हम लोग बना लेंगे एक अक्रूड इंटरेस्ट का, फिर दिखा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर दिखा देंगे बैलेंस शीट। अब ये देखो इंटरेस्ट अकाउंट मैंने बनाया, ये कौन सा है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अच्छा, दो तरीके के अकाउंट होते हैं, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड, एक इंटरेस्ट पेड। तो हमेशा ये क्लियर करके चलना कि एफडी तुमने करी है मतलब तुमने कोई इन्वेस्टमेंट करी है, इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में जब तुम्हें पैसा मिला, बैंक आया, कैश आया, तो हमने बैंक को डेबिट किया, बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, और इंटरेस्ट के अकाउंट में क्या एंट्री करेंगे, बाय बैंक 20K, एंड अक्रूड इनकम कितने की है जो कि हमें नहीं मिली, मिलनी चाहिए बट नहीं मिली, ठीक है। अगर मिलती तो ये 25K हो जाता, बट ये कह रहा है कि नहीं हमें मिली ही नहीं, तो ये कितनी 5K, ठीक। अब जब अक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट बनाएंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इंश्योरेंस का जो इंटरेस्ट रिसीव्ड का जो अकाउंट बनाया पर्टिकुलरली, तो इसका इंपैक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हमने पहले भी दो में यही देखा, तो पूरा 25K जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 25K जाएगा, कैसे दिखाना है, शो कैसे करना है, एफडी पे 20K एड आउटस्टैंडिंग या फिर अक्रूड इनकम कितनी 5K, तो आ गया 25K, ठीक। अब आते हैं, ये हो गया इसका पहला इम्पैक्ट, हाँ। अब आते हैं दूसरा इम्पैक्ट देखते हैं, ठीक। अक्रूड इनकम तो टू इंटरेस्ट रिसीव्ड या इंटरेस्ट ऑन एफडी, जो तुम्हारा मानो, एक नाम को ही चूज कर लेना, 5K, बाय बैलेंस CD कितना 5K। अब सोचो इसका नेचर क्या है, डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट, इसका डेबिट है नेचर, तो डेबिट इज ऑलवेज एन एसेट, क्योंकि हमने पहले ही ये कंक्लूजन ड्रॉ किया हुआ है कि हमेशा किसी का बैलेंस क्रेडिट है तो ऑलवेज अ लायबिलिटी, एंड किसी भी अकाउंट का, लेजर का, अगर बैलेंस डेबिट है, डेबिट बैलेंस है मतलब डेबिट हैवी है, तो हम लोग उसको असेट बोलते हैं, करेक्ट। तो अगर असेट है तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारे कहां पे शो होएगा, असेट वाले साइड, अक्रूड इनकम 5K, ये जो हो गया इसका दूसरा इम्पैक्ट, मतलब नंबर 1 इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट जाएगा,
बैलेंस शीट में असेट लिखेगा। कभी भी कोई भी तुमसे पूछे तो इसको स्ट्रेट अवे आंसर देने की जरूरत नहीं है। किसी ने भी तुमसे पूछा कि टेल मी एन एडजस्टमेंट शोइंग अक्रूड इनकम, या व्हाट डू यू मीन बाय अक्रूड इनकम, where it is shown in profit and loss account, where it is shown in balance sheet, never ever give a straight away answer. Always try to quote an example. It will make your answer full proof correct. कि भाई ये उसमें कोई गलती फिर निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम्हें ओरली बताने को आ जाए ना तो तुम ओरली बोल तो सकते हो कि इट इज एन असेट फॉर द कंपनी बिकॉज द कंपनी ओन दिस अमाउंट, है ना, कि ये उसे मिलना है अभी, तो वो कंपनी के लिए एक तरीके की असेट है। अब ये चीज ओरली बोलना और एक नंबर्स के साथ चीजों को बताना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, ठीक है। ओरली बोल के उतना इम्पैक्ट नहीं आता जितना आप विद नंबर्स किसी चीज को एक्सप्लेन करोगे, ठीक। अब ये देखो यहाँ पे अमाउंट पे ध्यान देना कि ये अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ 5000 नहीं है, इसमें अलग से 5000 अक्रूड इनकम लिखी हुई है क्वेश्चन में। इसी चीज पे ध्यान देना, जब भी एडजस्टमेंट पढ़ना तो इसी चीज पे ध्यान देना कि ये अमाउंट इंक्लूसिव है या अदर देन उसके है, एक्सक्लूसिव मतलब, ठीक है। इंक्लूसिव होता तो ये 25K लिखा होता विच इंक्लूड अक्रूड इनकम ऑफ 5000, तो तुम्हें उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पे 20 और 25 ऐसे ही लिखोगे, लेकिन वो कहने का तरीका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल हमें जो मतलब एडजस्टमेंट करनी है उन चीजों की वर्डिंग्स को भी ध्यान में रखना है, ना कि उनका सिर्फ नेचर, हमेशा नेचर ध्यान रखना, उसकी जर्नल एंट्री। अच्छा हाँ, इसमें इस क्वेश्चन में मैंने अभी जेई नहीं बताई है, जो कि मैं बता देती हूँ। ये इंटरेस्ट, ये वाली जो होती है यही जर्नल एंट्री बनाती है, पहला वाला लेजर। तो ये लेजर कह रहा है अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है, 5K, ये होगी इसकी जेई। ठीक, अगेन हमने एंट्री में देखा कि ये डेबिट हुआ है तो इसका नेचर डेबिट है। तो कहीं से भी अपने आप को प्रूव कर लो, हमेशा कल अपने ग्राउंड जो रूल्स सीखे हुए हैं उससे स्टिक रहना, कभी भी गलत नहीं होगा अकाउंट्स में क्वेश्चन, ठीक है। अब फोर्थ आता है अनअर्न्ड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। unearned इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ठीक है, तो अब ये केस आ गया अनअर्न्ड इनकम का। आज की क्लास का ये फोर्थ एंड लास्ट केस है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। सभी चारों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ अकाउंटिंग स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लो। अनअर्न्ड इनकम, नेम क्या कह रहा है? ऐसी इनकम जो अभी अर्न नहीं हुई है। अर्न कब होती है? अर्न जब ड्यू होती है ना, तभी वो अर्न कहलाती है, ठीक है। जैसे कि किसी साल की मुझे लेट्स सपोज फीस मिलनी है, तो मैं कहती हूँ वो मेरी
अर्निंग, वो मेरी ड्यू है। अगर किसी बच्चे ने फीस दे दी तो वो अर्नड, फीस नहीं दी तो अनअर्नड। ठीक है, तो वो अनअर्नड इनकम वो होती है या जो कि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सॉरी इसमें थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगी। अनअर्नड इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मतलब ऐसी इनकम जो मैंने अर्न नहीं करी बट मुझे मिल गई। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन, पहला वाला जो एग्जांपल दिया था उसको थोड़ा डिलीट कर दो, फिर से मैं बता रही हूँ। अनअर्नड, ठीक, मतलब इस साल की मेरी ड्यू है, हाँ, और वो मुझे एडवांस में मिल गई, कब की, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ड्यू इस साल की है, फीस मुझे इस साल की चाहिए, मैं स्कूल चला रही हूँ, मुझे फीस इस साल की चाहिए, बट किसी पेरेंट्स ने मुझे एडवांस में फीस आके पे कर दी, तो मैं उसको कहूंगी वो मेरी अनअर्नड इनकम है। करेक्ट, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसका देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ए रिसीव्ड एडवांस कमीशन of rupees 10,000 on 20th March 2022 for a transaction that will be completed on 10th April 2022। ये कह रहा है 10,000 जो अर्न इनकम है वो कब मिल गई उसे, 10th मार्च 2022 में, जबकि 20 मार्च को मिल गई है, जबकि उसकी कंप्लीशन डेट है वो है 10th अप्रैल 2022। और अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को। 31 मार्च को अकाउंटिंग ईयर खत्म हो जाता है और 10,000 उसको पहले से ही मिल गए हैं जो कि अगले अकाउंटिंग ईयर के हैं। 1 अप्रैल से नया अकाउंटिंग ईयर चालू होता है, तो ऐसी इनकम जो नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की है बट मुझे करंट अकाउंटिंग ईयर में रिसीव हो गई है। ठीक है, तो वो हमारे लिए होती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अनअर्न्ड इनकम। इस केस में 10,000 रुपीज। ठीक, तो ये कह रहा है सर्विस हैज नॉट बीन रेंडर्ड बट 10,000 हैज बीन अर्न्ड, thus it will be shown as unearned income or income received in advance। फिर अकाउंटिंग, भाई जब तुम्हें कैश रिसीव हुआ या बैंक, कैश और बैंक डेबिट टू अनअर्न्ड या एडवांस इनकम या इनकम रिसीव्ड इन एडवांस 10K। और ये इनकम क्या थी, एडवांस कमीशन थी, ए रिसीव्ड एन एडवांस कमीशन। तो अब हम लोग बना लेते हैं कमीशन का अकाउंट, लेजर मतलब एडवांस कमीशन, उसका प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट पे। एक मिनट, इसमें एग्जाम्पल में एक और नया एग्जाम्पल कोट करना चाहूंगी। नया एग्जाम्पल कोट करते हैं, ठीक है। रेंट रिसीव्ड लिखा है एग्जाम्पल पढ़ना। अमृत rented his property on 1st December 2021।
ठीक है, एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹10,000. He received rent in advance for 6 months ₹60,000. It means 2 month rent is for the period falling in the next financial year. Thus, it is not an income for the year ended 31st March 2022 and it is income for the next accounting period. ठीक है, इसको लिख लेते हैं. अमृत ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे करी कब? 1 दिसंबर 2021 में. मंथली रेंट क्या है? 10,000. इसको फर्स्ट, ये वाला मैं कमीशन वाला एग्जांपल हटा रही हूं. 1 दिसंबर 2021 10K पर मंथ. ठीक, एडवांस कितना मिल गया? 6 मंथ का. टोटल कितना मिला? 60K. अब ये 6 मंथ में देखो 31 मार्च में ये खत्म हो जाता है अकाउंटिंग ईयर. तो 31 मार्च 2021 को अकाउंटिंग ईयर पूरा काउंट करेंगे तो दिसंबर 12 दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ करेंट ईयर का है. इसको रेंट कितना मिला है? 6 मंथ का, दैट इज 60K. तो इसको 2 मंथ का कहाँ मिल गया? एडवांस में मिल गया. ये बात समझ में आई? 1/12/2021 से इसने रेंट पे दिया. अकाउंटिंग ईयर खत्म होता है 31 मार्च को. टोटल 4 महीने आ रहे हैं इस ईयर के, अकाउंटिंग ईयर के. तो 4 महीने को मिला के 40K हो गया करंट ईयर का और 20K हो गया एडवांस, जो कि हमें इसी साल मिल गया है. 60K मिल गया है टोटल हमें मिला है 60K. ये बात ध्यान रखनी है, जिसमें कि एडवांस 20K है और करंट ईयर का 40K है. इतना क्लियर हुआ? ठीक. अब इसकी ये कहता है कि जर्नल एंट्री क्या होगी और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. सबसे पहले हम लोग रेंट का अकाउंट बनाते हैं, लेजर अकाउंट. रेंट, एडवांस रेंट. अब ये रेंट पेड नहीं है, ये रेंट रिसीव्ड है. ठीक, हमेशा क्वेश्चन में इस चीज पे भी फोकस करना. जब भी आउटस्टैंडिंग करके आएगा ना रेंट आउटस्टैंडिंग, वो रेंट पेड की बात होती है जनरली. और जहां पे रेंट रिसीव हो रहा होगा वहां स्पेसिफिकली लिख के आएगा कि रेंट तुम्हारा रिसीव हो रहा है. ठीक है, मतलब तुमने अपनी कोई बिल्डिंग या कोई ऐसी जगह है जो तुमने रेंट पे उठाई हुई है, उसका तुम्हें रेंट आ रहा है. ठीक, सबसे पहले तुम्हें रेंट आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ होगा. बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड. ठीक, तो उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव में बाय बैंक. ठीक, यही हुई होगी एंट्री. करेक्ट. अब एडवांस कितना हमने पे कर दिया? 20,000. तो बैलेंस कितना बचा? 40K. इसको हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक, तो ये हो गई एक एंट्री. रेंट रिसीव्ड यहां आता है क्योंकि वो इनकम है. डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. और हमें कितना दिखाना है? 40K. ब्रेकअप कैसे दिखाएंगे? 60K एड आउटस्टैंडिंग लेस एडवांस. ये यहां से लेस कर दिया, 40K ही आया. फिर अब लेजर बनाते हैं किसका? एडवांस रेंट का. ठीक है, एडवांस रेंट यहाँ पे डेबिट हुआ है. एंट्री क्या हुई होगी? रेंट रिसीव डेबिट टू एडवांस रेंट. तो बाय रेंट रिसीव 20K. अब टू बैलेंस CD 20K आया. इसका नेचर है क्रेडिट. ये क्रेडिट बैलेंस है. ठीक है, एंड क्रेडिट बैलेंस है तो ये लायबिलिटी में ही शो होगा. एडवांस रेंट
20K, ये इसका सेकेंड ट्रीटमेंट। डुअल इम्पैक्ट का एक ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ, दूसरा ट्रीटमेंट यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ये एडवांस रेंट एक तरीके से कंपनी के लिए लायबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि उसको पहले से किसी चीज की इनकम हो गई, तो उसकी ये लायबिलिटी है कि वो उस पैसे को तब तक संभाल के रखे जब तक वो ड्यू ना हो जाए, क्योंकि अभी जो करंट अकाउंटिंग ईयर में जो ड्यू हुआ है वो करंट अकाउंटिंग ईयर का ही पैसा हुआ है। अब कोई तुम्हें आके तुम्हारे तिजोरी में लाके और ज्यादा पैसा लाके रख दे तो ऑब्वियस सी बात है वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी तो है, तुम्हारे सर पे टेंशन ही तो है कि कल को वो लेट सपोज उसने खाली करने का बोल दिया तो तुम्हें तो वो रेंट वापस करना पड़ेगा ना, वो कहेगा मैंने यूज ही नहीं किया तो मैं रेंट क्यों दूं, है ना। तो इसीलिए ये लायबिलिटी हो जाती है। ये तो लॉजिकल था, और ये अप्रोच लॉजिकल अप्रोच की लायबिलिटी क्यों हो गया ये, और वैसे एनालिटिकली अगर देखो तो ये इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, क्रेडिट बैलेंस इज ऑलवेज शोन एज अ लायबिलिटी इन बैलेंस शीट, तो इस वजह से ये लायबिलिटी शो होगा, और इसकी एंट्री जो जर्नल एंट्री जो बनेगी वो होगी रेंट रिसीट अकाउंट डेबिट टू एडवांस रेंट अकाउंट, ठीक, जैसे ये था। जो एडजस्टमेंट एंट्री की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा टोटल चारों ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट, डुअल ट्रीटमेंट और मार्केट एज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट दी लाइफ, तो इसको हमेशा ध्यान से रखना। इसके बाद में एक कोशिश करती हूँ मैं एक चार्ट प्रिपेयर करने की जिसमें ये चारों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसका नेचर लिखूंगी कि डेबिट है या क्रेडिट है, ठीक है। So here comes the crux of the particular 4 topics that I have covered just now, and this is the most important, I can say, presentation and most important adjustment that is coming in your examinations, and 100% चांसेस हैं कि इसमें से कुछ ना कुछ एक या दो एडजस्टमेंट एंट्रीज तो जरूर आनी है एग्जाम में। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर बनता है जिनमें इनका एडजस्टमेंट दिया हो। सो लेट्स बिगिन विद द क्रक्स ऑफ द एडजस्टमेंट दैट वी हैव डन जस्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डन द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसको बोलते हैं एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, जो देना बाकी है, जो खर्चा करना बाकी है, उसको एडजस्टिंग एंट्री अकाउंटिंग एंट्री क्या बनती है, रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट डेबिट to outstanding expense account, and then the treatment in trading and profit and loss account is trading account में भी होता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी होता है, एंड इट इज एडेड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। मतलब हम लोग जब वो एक्सपेंस दिखाते हैं जैसे रेंट आउटस्टैंडिंग है तो ऐड आउटस्टैंडिंग कर देते हैं, करेक्ट। देन प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, ये वाला जो कॉलम है इसमें हम लोग को एक्सपेंस देखना है कि कहाँ शो हो रहा है, ये क्रेडिट साइड शो हो रहा है, दैट मीन्स कि दिस इज शोइंग एज एन लायबिलिटी इन बैलेंस शीट। तो जिस साइड का एक्सपेंस हो या इनकम हो वो पर्टिकुलर डेबिट है तो असेट, क्रेडिट है तो लायबिलिटी, करेक्ट। नाउ द एडजस्टमेंट इज प्रीपेड या फिर अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस, या फिर एक्सपेंस जो हमने पहले से ही कर दिया, ठीक है। पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में ही पे कर दिया, अभी ड्यू भी नहीं हुआ था, पे नहीं करना था, बट हमारा मन था हमने पहले से पे कर दिया।
तो उसकी जर्नल एंट्री होती है, वो होती है प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस अकाउंट। ट्रेडिंग में भी ये जाता है, P&L में भी जाता है, मतलब एज द केस में भी, अगर ट्रेडिंग का ट्रांजैक्शन है तो ट्रेडिंग में जाएगा, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट है तो P&L में जाएगा। तो ये दोनों ही हैं जो ट्रेडिंग को भी इम्पैक्ट करता है, बाकी के नीचे के दो ट्रेडिंग को इम्पैक्ट नहीं करते। ठीक है, एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के भी हो सकते हैं, P&L के भी हो सकते हैं, ट्रेडिंग के भी हो सकते हैं, P&L के भी हो सकते हैं, दोनों केस में। तो ऐड होता है आउटस्टैंडिंग, और प्रीपेड क्या होता है, लेस होता है। जो भी रिस्पेक्टिव हमारा एक्सपेंस है उससे हम लोग को प्रीपेड लेस करना होता है। देन you can see that prepaid is shown on the debit side. Debit always shows asset. Debit or balance is always shown as an asset in your balance sheet. Correct? अब मैंने एक important conclusion draw किया हुआ है throughout my life, जो मुझे help करता है। जब भी outstanding word दिया हो, ठीक है, जब भी whenever the word outstanding is given, इवन इन एक्सपेंस और इन इनकम, चाहे एक्सपेंस में दिया हो चाहे इनकम में दिया हो, वी हैव टू एड दैट थिंग इन दैट पर्टिकुलर एक्सपेंस या इनकम। आउटस्टैंडिंग इज ऑलवेज एडेड एंड प्रीपेड एंड एज एडवांस इज ऑलवेज डिडक्टेड। हमेशा जो आउटस्टैंडिंग जहां लिखा हो वो ऐड होगा, और जहां पे प्रीपेड लिखा हो या एडवांस में लिखा हो तो वो डिडक्ट होगा। ठीक है, तो ऑलवेज मेक श्योर एड आउटस्टैंडिंग लेस प्रीपेड या फिर एडवांस, चाहे वो इनकम हो चाहे वो एक्सपेंस हो। ठीक है, थर्ड थिंग इज अक्रूड इनकम या आउटस्टैंडिंग इनकम, या फिर इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, जो हमने पढ़ी थी। इसकी एंट्री क्या हुई थी, अक्रूड इनकम डेबिट टू रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट का नहीं इम्पैक्ट करता, ओनली P&L पे इम्पैक्ट करेगा, ऐड करते हैं रिस्पेक्टिव इनकम में। एंड द बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन इज असेट साइड शो करना है, क्योंकि अक्रूड इनकम डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, राइट। एंड देन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस या फिर अर्न्ड इनकम। अर्न्ड इनकम को क्या करते हैं, रिस्पेक्टिव इनकम अकाउंट डेबिट टू एडवांस इनकम, इसकी जर्नल एंट्री होती है। देन ट्रेडिंग में ये इम्पैक्ट नहीं डालती है, P&L में ये इम्पैक्ट डालती है। P&L में से हम लेस करते हैं, क्योंकि ऐड करते हैं हम लोग रिस्पेक्टिव इनकम को, अगर वो आउटस्टैंडिंग है तो। एडवांस इनकम है तो उसको हम लेस करेंगे। एंड सिंस एडवांस इनकम इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड, इट इज हैविंग अ credit balance which is shown on the liability side of the balance sheet. So take a screenshot so that you can draw crux conclusion of these four important entries, and these four important entries are very important throughout your life, throughout the अकाउंटिंग स्टूडेंट के साइकिल में ये चीज़ें आती ही आती हैं कहीं ना कहीं, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे एग्जाम हो, चाहे BCom हो, चाहे CA CPT, कहीं पे भी ये ज़रूर पूछा जाता है। ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बनते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।